माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ज्वार भाटा यानी टाइड एवं एब की। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ज्वार। ज्वार हम कहते हैं समुद्री जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को। ये हुआ ज्वार यानी टाइड। ये देखिए टाइड, ठीक। और भाटा कहते हैं एब, समुद्री जल के नीचे गिरकर पीछे हटने को, ठीक। यानी कि समुद्री जल जब नीचे गिरता है, ये देखिए, और जब पीछे की तरफ हटता है तो उसे कहते हैं भाटा यानी एब। यानी ज्वार के समय जो समुद्री जल ऊपर की तरफ उठकर आगे बढ़ा होता है, जब वो पीछे हटकर नीचे गिरकर पीछे की तरफ हटता है तो उसे हम कहते हैं भाटा, ठीक। तो ज्वार समुद्री जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को कहते हैं और भाटा समुद्री जल के नीचे गिरकर पीछे हटने को कहते हैं, ठीक। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये औसत समुद्र तल है। इस तल से जब ऊपर जल उठता है तो उसे ज्वार, और जब वो जल जो यहाँ उठा है, ये देखिए स्थलीय भाग है, इस स्थल के पहले यहाँ तक समुद्री जल आ रहा था और ज्वार के समय यहाँ तक आ रहा है, ठीक। तो जब ये जल वापस गिर जाता है अपने पुराने तल पर तो उसे कहते हैं भाटा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं मीन सी लेवल यानी औसत समुद्री तल की। उच्च ज्वार के समय, यानी कि ये देखिए, ये उच्च ज्वार का तल आपको दिख रहा होगा और ये निम्न ज्वार का तल यानी कि लो टाइड। ये हाई टाइड और ये लो टाइड, ठीक। तो जो उच्च ज्वार होता है ना, उच्च ज्वार का मतलब जो सामान्यतः ज्वार आता है उससे 20% ज़्यादा जो ज्वार होता है उसे हम कहते हैं उच्च ज्वार। और जो निम्न ज्वार होता है, वो जो ज्वार का एक औसत तल होता है उससे 20% कम, यानी सामान्य ज्वार से भी 20% कम जब ज्वार का तल चला जाए, नीचे चला जाए, तो उसे कहते हैं हम निम्न ज्वार या लो टाइड। ये देखिए यहाँ लो टाइड और यहाँ आपको हाई टाइड दिख रहा होगा। इसके कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं जिसे हम आगे आपको बताएंगे कि क्यों हाई टाइड यानी कि उच्च ज्वार और क्यों लो टाइड यानी कि निम्न ज्वार आता है। और इन्हीं दोनों के बीच में, यानी कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो समुद्र का तल रहता है उसे कहते हैं हम औसत समुद्र तल या सामान्य समुद्र तल या मीन सी लेवल, एवरेज सी लेवल, ठीक। इसी के ऊपर हाई टाइड और इसी के नीचे जब समुद्र का तल गिर जाता है तो उसे लो टाइड कहते हैं, ठीक। तो अब आपने समझा कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो तल होता है उसे ही हम एवरेज समुद्र तल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं ज्वार एवं भाटा की। देखिए, पृथ्वी पर किसी भी समय एक दो स्थानों पर ज्वार आएगा, एक देखिए यहाँ और एक यहाँ, और उसी वक्त पृथ्वी के दो स्थान पर भाटा महसूस किया जाएगा। ये देखिए यहाँ, ठीक। तो ये जो दो स्थानों पर ज्वार आया और दो स्थानों पर जो भाटा, यानी कि ये ज्वार, यहाँ ज्वार और यहाँ जो भाटा आया, इसके कुछ रीजंस हैं। रीजन ये है कि देखिए, पृथ्वी का जो जल है यानी पृथ्वी का जो समुद्र है, ये देख रहे हैं नीले कलर से जो बना है, ये इस तरीके से चारों तरफ पृथ्वी को घेरे हुए है समुद्र का जल, ठीक। लेकिन होता क्या है कि जब चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति लगती है तो उससे समुद्र का जल कहीं उठ जाता है और जहां पर यह आकर्षण शक्ति नहीं लगती है वहां पर गिर जाता है। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पर सूर्य है, चंद्रमा है, अगर मान लें तो ये दोनों जल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये तो हो गई बात कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा ने जल को खींचा अपनी तरफ। लेकिन ये जो विपरीत भाग में, यानी कि इस तरफ जो जल का उभार आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति, चूंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, गोल चक्कर लगा रही है, तो अपकेंद्रीय शक्ति यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका बाहर की तरफ लगेगा, जो कि पृथ्वी को संतुलित किए रहता है। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जस्ट इसके अपोजिट भाग में, एक तरफ तो सूर्य और चंद्रमा की शक्ति की वजह से ज्वार आया और दूसरी तरफ जस्ट इसके अपोजिट भाग में पृथ्वी की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय शक्ति की वजह से ज्वार का उभार आएगा।
सेम उसी वक्त आपको भाटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर समुद्र का तल नीचे गिरेगा और जिसे हम कहेंगे भाटा। ठीक, इसे हम आगे और अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए, पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर जब ज्वार आता है तो होना ये चाहिए कि जब आया तो उसके 12 घंटे के बाद फिर से एक ज्वार आ जाए। यानी कि मैंने आपको बताया 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एग्जैक्ट 12 घंटे के बाद ज्वार आ जाए। ज्वार कुछ देर से आता है, यानी उसका टाइमिंग जो होता है वो एग्जैक्ट 12 घंटे नहीं होता है। तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखिए, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूम रही है। ठीक, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है पश्चिम से पूरब दिशा में, यानी दोनों की दिशा सेम है। चंद्रमा पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूम रही है। ठीक, तो इसकी वजह से होता क्या है, देखिए, चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर लगभग 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो ऐसा समझिए इसको। अब मान लीजिए कि पृथ्वी के इस स्थान पर जो A1 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर ज्वार आया सुबह के 10 बजे, यानी 10 AM पर यहाँ पर ज्वार आ गया A1 पॉइंट पर पृथ्वी के। तब चंद्रमा की स्थिति थी M1 बिंदु पर, यानी कि यहाँ। ठीक, तब चंद्रमा M1 बिंदु पर था और ज्वार A1 पॉइंट पर आया पृथ्वी के। अब पृथ्वी ने घूमना अपना शुरू किया और 12 घंटे के बाद जब पृथ्वी वापस A1 पॉइंट पे पहुंची, यानी यहाँ, तो चंद्रमा M2 पर पहुंच चुका था, यानी कि चंद्रमा आगे बढ़ गया था यहाँ से थोड़ा सा। तो इस वजह से अब पृथ्वी को वापस चंद्रमा के नीचे, यानी पृथ्वी के इस स्थान को पॉइंट A1 को चंद्रमा के नीचे आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तब जाके फिर पृथ्वी का ये पॉइंट A1 चंद्रमा के पॉइंट M2 के जस्ट नीचे आएगा और यहाँ ज्वार आएगा। तो ये जो टाइम है पृथ्वी का A1 से और ये यहाँ A1 यानी M2 के नीचे आने के लिए, वो 24 घंटे में लग जाता है 52 मिनट। इसीलिए 12 घंटे के बाद जो ज्वार आता है उसमें 26 मिनट ऐड किया जाता है, 26 मिनट, और 24 घंटे के बाद जो आता है, यानी कि उस ज्वार में जो 24 घंटे के डिफरेंस होता है वो होता है 52 मिनट का, 52 मिनट का। अब यहीं ये भी जान लीजिए कि अगर ज्वार में, यानी कि ये जो पॉइंट ए पर ज्वार आया, तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर भी ज्वार आएगा पृथ्वी की अब केंद्रीय शक्ति की वजह से आएगा ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट ए पर चंद्रमा के आकर्षण शक्ति की वजह से आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। तो जस्ट इसके अपोजिट भाग यहाँ पर भी आएगा, फिर ये हिस्सा घूम करके यहाँ आ जाएगा, तो वापस यहाँ पर ज्वार महसूस होगा 12 घंटे के बाद। इसी पॉइंट ए को 12 घंटे के बाद आप यहाँ देखेंगे नीचे। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी पूरा राउंड लेगी तो 24 घंटे में वापस यहाँ आएगी, लेकिन ये पॉइंट A1 जो है वो पॉइंट A1 जस्ट विपरीत भाग में, यानी कि यहाँ पर पहुँच जाएगा 12 घंटे में। तो फिर से यानी कि पॉइंट A1 पे दोबारा कब ज्वार आएगा, मान लीजिए यहाँ सुबह आ गया ज्वार इस बिंदु पर, तो 12 घंटे के बाद ये बिंदु घूम करके यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए पॉइंट B यहाँ पहुँच गया, तो पॉइंट B पर ज्वार कब आएगा? 12 घंटे के बाद, यानी सुबह 10 बजे यहाँ आया, तो यहाँ पर रात के 10 बजे आना चाहिए, लेकिन वो रात के 10 बजे ना आकर रात के 10:26 पर यहाँ पर ज्वार आएगा। ठीक, और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे यहाँ ज्वार आना चाहिए अगर एग्जैक्ट 24 घंटे में आ जाता तो, लेकिन पॉइंट A1 पर ज्वार जो आएगा वो एग्जैक्ट 10 बजे सुबह नहीं आएगा, 10:52 यानी 10:52 AM पर आएगा। ठीक है, दोबारा जो आएगा। तो चंद्रमा के अपने स्थान परिवर्तन की वजह से पृथ्वी को थोड़ा टाइम लग जाता है उस स्थान को चंद्रमा के ठीक नीचे ले आने में, जो होता है 24 घंटे में 52 मिनट और 12 घंटे में 26 मिनट। और जैसे एक ज्वार आया तो एक ज्वार से जो भाटे के बीच का अंतर होगा क्या होगा? 6 घंटे 13 मिनट, यानी कि एक ज्वार आया उसके 6 घंटे के 13 मिनट के बाद आपको एक भाटा महसूस होगा। फिर उसके
6 घंटे के 13 मिनट के बाद ज्वार आएगा, फिर 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आएगा, फिर 6 घंटे 13 मिनट के बाद ज्वार, फिर 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा। तो यही कंडीशन हर जगह अप्लाई होगी। तो 24 आवर्स में एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में अंतर होगा 52 मिनट का, और 12 घंटे में एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में अंतर होगा 26 मिनट का, 26 मिनट का। अब देखिए, पृथ्वी पर ज्वार आने के लिए प्रमुख जो वजह है वो है चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति। देखिए, सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन जो चंद्रमा है इसकी जो औसत दूरी है सूर्य पृथ्वी से वो है 3,84,000 किलोमीटर लगभग। ठीक, तो 3,84,000 किलोमीटर और 15 करोड़ किलोमीटर, इन दोनों दूरियों में आपको डिफरेंस क्लियर महसूस होगा। तो यही वजह है कि पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने में सूर्य बहुत बड़े आकार में होने की वजह से भी, यानी चंद्रमा की तुलना में यदि आप देखें तो लगभग कई गुना बड़ा है सूर्य, परंतु फिर भी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ज्यादा पड़ता है ज्वार लाने में। और यह कितना होता है, तो यह सूर्य की तुलना में लगभग 2 गुना, 2 टाइम्स, यानी कि एग्जैक्ट अगर देखें तो 2.17, 2.17 गुना ज्यादा होता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी पर ज्वार लाने के लिए। तो ये ज्वार लाने के कारण है। ठीक, यानी पृथ्वी पर ज्वार लाने के लिए, यानी पृथ्वी के ऊपर जो महासागर जल का उभार होता है ज्वार के रूप में, उसको लाने में चंद्रमा सूर्य की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ कुछ टर्म्स आपको समझने होंगे। जैसे होता है सिजगी। सिजगी का मतलब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो। तो ये कंडीशंस देखिए यहाँ बन रही हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में यहाँ नजर आ रही हैं। अब ये कंडीशंस क्या हैं, इन पर बात किया जाए। देखिए, एक कंडीशन तो तब होगी जब जो पृथ्वी है उसके एक तरफ सूर्य और चंद्रमा आ जाए, यानी ये यहाँ देखिए चंद्रमा, ठीक, और ये सूर्य, और यहाँ से इधर, यानी कि एक कंडीशन ये बन रही है कि जब पृथ्वी के एक ही तरफ सूर्य और चंद्रमा दोनों रहें, तो इस स्थिति को हम कहते हैं कंजक्शन यानी कि युति। ये देखिए, यह कंजक्शन यानी कि युति। यहाँ युति में अमावस्या की स्थिति होती है, यानी न्यू मून। ये यानी कि जो हिस्सा, अमावस्या का मतलब क्या होता है, अमावस्या का मतलब हम चंद्रमा के जो हिस्से को पृथ्वी पर रहते हुए जो हिस्सा दिखता है हमको, जो हिस्से को देख सकते हैं, वो हमें पूरी तरीके से अंधकार में दिखाई देता है, यानी कि काला दिखाई देता है, तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। लगभग चंद्रमा का आधा हिस्सा ही हम देख पाते हैं। ठीक, और जो हिस्सा हम नहीं देख पाते हैं वो अगर एग्जैक्ट देखें तो 41% के आसपास का है। तो अमावस्या की स्थिति तब बनेगी जब सूर्य और पृथ्वी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो ये अमावस्या या न्यू मून की स्थिति होगी, जिसे हम कहते हैं युति या कंजक्शन। ठीक, एक स्थिति बनती है वियुति की। ये देखिए यहाँ, तो ये स्थिति क्या है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए। ठीक, तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में ये पृथ्वी आ गई यहाँ, तो उसे हम क्या कहेंगे, वियुति या अपोजिशन। ये वियुति या अपोजिशन की स्थिति है, वियुति या अपोजिशन। ठीक, वियुति या अपोजिशन जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, या पूर्णिमा के दिन को ही कहते हैं वियुति या अपोजिशन, यानी फुल मून। ठीक, फुल मून में एग्जैक्टली जो होता है, हमें चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी पर से एकदम उजला दिखाई देता है, या पूरा दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं ना पूरा चांद, तो वो पूरा दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा या अपोजिशन की स्थिति। ठीक, होता क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को युति वियुति बताने की वजह भी है। देखिए, सिजगी की जो कंडीशन है ना, सिजगी यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में, यानी एक रेखा में हो, तो ये कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो आकर्षण बल है वो संयुक्त रूप से पृथ्वी के जल पर लगता है, जो इसके जल में उभार ले देता है। तो इस समय हमें दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है, या स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड का कंडीशन कब बनेगा,
युति यानी कि कंजक्शन और द्युति यानी कि अपोजिशन के समय, यानी अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाएगा। दीर्घ ज्वार के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप युति व्युति को क्लियरली समझ लीजिए। युति का मतलब होता है अमावस्या की स्थिति यानी कंजक्शन यानी न्यू मून, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ठीक, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो युति, और जब पृथ्वी स्वयं चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए तो वो स्थिति होती है कौन सी, द्युति या अपोजिशन या पूर्णिमा की। ठीक, अब समकोणिक स्थिति या क्वाड्रेचर की स्थिति को भी समझ लीजिए। एग्जैक्टली ये भी पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, और इसकी स्थिति में लघु ज्वार का अनुभव होता है, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी से समकोण की स्थिति, यानी कि सूर्य, ये देखिए सूर्य की स्थिति और ये चंद्रमा की स्थिति, जब समकोणीय स्थिति होती है तो इस ऐसे में क्या होता है, पृथ्वी पर अलग अलग हिस्से पर, यानी कि एक तरफ इधर चंद्रमा अपना बल लगा रहा है, आकर्षण बल, और इधर एक तरफ सूर्य, तो इससे जो ज्वार की ऊंचाई होती है वो कम हो जाती है, सामान्य से भी नीचे ज्वार महसूस किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नीप टाइड। ठीक, नीप टाइड के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी ये समझ लीजिए कि जब समकोण स्थिति, यानी कि जो चंद्रमा होगा वो कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब समकोण पे रहेंगे, यानी एक समकोण क्वाड्रेचर बनाएंगे, तो नीप टाइड का अनुभव किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समकोणिक स्थिति। और सिजगी बोलते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा पर हो तो उसे सिजगी बोलते हैं। सिजगी में ही कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे हम कहते हैं कंजक्शन। ठीक, कंजक्शन या न्यू मून या अमावस्या या युति। और जब जो हमारी पृथ्वी है ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए तो इसे कहते हैं हम द्युति या अपोजिशन। ये देखिए, ये द्युति या अपोजिशन, जिसे हम पूर्णिमा या फुल मून भी कहते हैं। ठीक, अब दीर्घ ज्वार या स्प्रिंग टाइड के बारे में जानते हैं। दीर्घ ज्वार या स्प्रिंग टाइड क्या होता है? देखिए, जब सिजगी की स्थिति होती है तो सिजगी की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियां एक साथ कार्य करती हैं। ऐसे में पृथ्वी के जल का जो उभार होता है वो ज्यादा होता है। जैसे यहाँ समझिए, जब युति की स्थिति होगी, यानी कि कंजक्शन या अमावस्या के दिन की, ठीक, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक साथ पृथ्वी पर कार्य करेगी। तो जब एक साथ कार्य करेगी तो यहाँ पर जो जल का उभार होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि सामान्य ज्वार तल से ज्यादा जल उठ जाएगा, और ये होता है लगभग 20%, 20%। जस्ट इसके अपोजिट भाग में पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति भी उसी बल के स्वरूप कार्य करेगी, या उसके तुलना में ये बल भी उतना ही लगेगा, तो यहाँ पर भी उतना ही ऊंचा ज्वार उठ जाएगा जितना कि चंद्रमा और सूर्य के सामने वाले हिस्से पर उठा है। तो इस हिस्से पर भी ज्वार अनुभव किया जाएगा, जो कि पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति के वजह से आया रहेगा। ठीक, और ये जो दोनों हिस्से होंगे यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर भाटा महसूस किया जाएगा। ये भाटे की स्थिति है। अरे भाई, एक मतलब 24 घंटे में एक जगह एक स्थान पर, मतलब पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान पर ज्वार अनुभव किया गया तो जस्ट उसके प्रतिध्रुवस्थ भाग में भी ज्वार आएगा। यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति की वजह से ज्वार आया, तो जस्ट इसके अपोजिट भाग में पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आया। तो इन दोनों की तरफ जब जल का खिंचाव हुआ तो यहाँ पर जल नीचे बैठ जाएगा, तो यानी कि यहाँ भाटा आ जाएगा। ठीक, अब यदि ये कंडीशन न रहे, यानी कि युति ये न रहे, युति को आप हटाइए, अब हम बात करेंगे व्युति की। तो व्युति की कंडीशन में ये देखिए, व्युति यहाँ, तब भी क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक साथ कार्य करेगी पृथ्वी के ऊपर, इसलिए इस समय भी दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाएगा पृथ्वी के 2 स्थानों पर एक साथ।
तो ये जो आकर्षण शक्तियां हैं पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की, जब एक साथ कार्य करती हैं तो हमें स्प्रिंग टाइड यानी दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। जो दीर्घ ज्वार से मतलब ये है कि जो सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा हो। ठीक, तो दीर्घ ज्वार कब आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा युति, व्युति यानी कि सिजगी के कंडीशन में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है तो युति, अगर युति नहीं दिया है तो आपको अमावस्या दिया होगा ऑप्शन में, फुल मून दिया होगा। ठीक, और व्युति यानी कि कंजक्शन की अवस्था में आपको दीर्घ ज्वार का अनुभव होगा। अब लघु ज्वार को समझते हैं। देखिए, जो चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, जो पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, वो पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू ईस्ट करता है। ठीक, तो जब वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा कर रहा है, एक अंडाकार पथ है, अंडाकार पथ पे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो इसमें कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के और सूर्य के एकदम सामने होता है, कभी यहाँ होता है। ठीक, इस कंडीशन को युति, इस कंडीशन को हम व्युति कहते हैं। और कभी चंद्रमा यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो ये कहलाएगा, ये वाला जो चंद्रमा की ये वाली स्थिति होगी, ये कहलाएगी कृष्ण पक्ष और ये कहलाएगी शुक्ल पक्ष। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा होता है पूर्णिमा की अवस्था में यानी फुल मून। यहाँ से जब उसकी कलाएं चंद्रमा की धीरे धीरे घटने लगती हैं तो उसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। और यहाँ पर चंद्रमा होता है अमावस्या की स्थिति में यानी एकदम अंधकार में हमें दिखाई देता है। यहाँ से जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं तो उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी चंद्रमा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पर आकर के चंद्रमा पूरा बढ़ जाता है, यहाँ पूर्णिमा की स्थिति होती है। यहाँ से फिर आगे बढ़ता है चंद्रमा तो उसकी कलाएं धीरे धीरे घटने लगती हैं और वो पहुंच जाता है कृष्ण पक्ष की स्थिति में। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कृष्ण पक्ष है ये 15 दिनों का होता है। कृष्ण पक्ष जो होता है पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक होता है, और शुक्ल पक्ष की स्थिति जो होती है वो यहाँ युति यानी अमावस्या से लेकर के और कहाँ तक होती है? पूर्णिमा तक। ठीक, तो अब देखिए, जब चंद्रमा की स्थिति मान लीजिए कि यहाँ है। ठीक, अब चंद्रमा यदि यहाँ है तो सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से जल को खींचेगा, इधर चंद्रमा भी अपनी आकर्षण शक्ति से जल को खींचेगा। ठीक, अब सूर्य के विरुद्ध यानी सूर्य की आकर्षण शक्ति के विरुद्ध पृथ्वी की जो अपकेंद्रीय शक्ति है वो इधर की तरफ लगेगी जस्ट, और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो कि यहाँ है चंद्रमा, तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के विरुद्ध पृथ्वी की जो अपकेंद्रीय शक्ति है इधर की तरफ लगेगी। तो पृथ्वी के कुल 4 स्थानों पर लघु ज्वार यानी नीप टाइड का अनुभव किया जाएगा। मतलब टोटल जहाँ पर भी ज्वार आएगा वहाँ पर क्या होगा? लघु ज्वार आएगा एक साथ। ठीक, ये देखिए, ये सूर्य जो है, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, चंद्रमा यहाँ है जब, तो फिर चंद्रमा ने जल को अपनी तरफ खींचा। ये समकोणीय की स्थिति है, क्वाड्रेचर। तो इन दोनों के आकर्षण शक्तियों का आपस में ही टकराव हो जाएगा और जो जल का उभार है वो उस मात्रा में नहीं हो पाएगा और सामान्य ज्वार के तल से भी नीचे ज्वार का तल आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं लघु ज्वार या नीप टाइड। यह सामान्य ज्वार के तल से 20% नीचे होता है। ठीक, लघु ज्वार का जो तल होता है वो सामान्य ज्वार से 20% नीचे होता है। तो ये होती है स्थिति लघु ज्वार की नीप टाइड की। कृष्ण पक्ष यहाँ कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को। ठीक है, अब देखिए दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड आपने समझा। स्प्रिंग टाइड जो होता है वो सिजगी की स्थिति में होगा जिसमें कंजक्शन और अपोजिशन यानी युति और व्युति इंपॉर्टेंट है, और जो लघु ज्वार होगा यानी नीप टाइड होगा वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आएगा, जो कि समकोणीय की स्थिति क्वाड्रेचर की स्थिति है सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी की तुलना में। अब यहाँ पर आप देखिए कि पृथ्वी से चंद्रमा के निकटतम एवं उच्चतम दूरी की वजह से भी जो ज्वार है उस पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है जो चंद्रमा, वो एक अंडाकार पथ पे लगाता है और पश्चिम से पूरब दिशा में लगाता है। ठीक,
तो ऐसे में कभी चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक पहुंच जाता है और कभी पृथ्वी से काफ़ी दूर पहुंच जाता है। ठीक, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिगी। पेरिगी यानी कि उपभू। ये देखिए यहाँ ये कंडीशन है, दूरी है 3,56,000 किलोमीटर की। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, ये 3,56,000 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे हम कहते हैं पेरिगी यानी उपभू। तो जब पेरिगी की कंडीशन होगी, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। तो जब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो दीर्घ ज्वार या स्प्रिंग टाइड का अनुभव किया जाएगा। यानी कि चंद्रमा जब पृथ्वी के पेरिगी पर रहेगा, उपभू की कंडीशन में रहेगा, तो दीर्घ ज्वार का अनुभव होगा। और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी यानी कि अपोजी यानी अपभू की स्थिति में रहेगा, दूरी है 4,07,000 किलोमीटर के लगभग। तो जब अपोजी या अपभू की स्थिति में चंद्रमा रहेगा पृथ्वी से, तो उस समय लघु ज्वार या नीप टाइड का अनुभव किया जाएगा अपभू की स्थिति में, और पेरिगी की स्थिति में दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाएगा। इसे एकदम याद रखिएगा। पेरिगी की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है अपने परिक्रमण पथ पे, और अपोजी की स्थिति में, अपभू की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। तो इसलिए जब सबसे दूर है तो कम आकर्षण का बल लगेगा और उस समय लघु ज्वार का अनुभव होगा, और जब नज़दीक यानी पेरिगी पे है तो ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, तो क्या होगा, दीर्घ ज्वार का अनुभव होगा। और पृथ्वी से चंद्रमा की जो औसत दूरी होती है वो कितनी होती है, वो होती है औसत दूरी 3,04,000 किलोमीटर। देखिए 3,84,000 किलोमीटर, ये भी लगभग में ही है। औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर। अब देखिए विश्व में जो प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार भाटा आते हैं। कोई भी स्थान हो विश्व में, चाहे आप जहाँ पे भी जाइए, आपको विश्व में 2 बार मिलेंगे। लेकिन इसका अपवाद है, इसका अपवाद इंग्लैंड का साउथहैम्पटन का तट, यानी ये यहाँ पर दिन भर में 4 बार यानी 24 घंटे में, दिन भर से मेरा मतलब 24 घंटा, 24 घंटे में यहाँ पर 4 बार ज्वार आते हैं। 2 बार ये इंग्लिश चैनल से होते हुए और 2 बार ये उत्तरी सागर से होते हुए साउथहैम्पटन पर पहुँचते हैं। तो इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम के एक शहर साउथहैम्पटन के तट पर 4 बार ज्वार अनुभव किए जाते हैं। 2 बार ये उत्तरी सागर से आते हैं और 2 बार ये इंग्लिश चैनल से आते हैं। ठीक, यहीं पर एक छोटा सा सागर है, देख लीजिए आप लोग, सेल्टिक सी पूछा जाता है, ये कहाँ अवस्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक ओशन का एक सीमांत सागर है, सेल्टिक सी, जो आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करता है। ठीक, तो साउथहैम्पटन में 24 घंटे में कितने ज्वार आते हैं, 4। भारत की स्थिति देखिए, तो भारत के ओखा तट पर, ये देखिए भारत का ओखा तट, भारत में अगर ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो भारत के ओखा तट पर सबसे ऊंचा ज्वार का तल होता है, 2.7 मीटर के आसपास होता है, 2.7 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर समुद्र के जल के उठने की होती है। यानी कि ज्वार की वजह से समुद्र का जल आगे बढ़ता है ऊपर उठकर, कितना, 2.7 मीटर, 2.7 मीटर। ठीक, तो अब इसमें आप देखिए यहाँ ये कच्छ की खाड़ी है। ठीक, ये कच्छ की खाड़ी, ये यहाँ खंबात की खाड़ी, यहाँ पर ज्वार अनुभव किया जाता है। यहाँ पर ज्वारीय तरंगों से बिजली बनाने के लिए भी कुछ जो विद्युत इकाइयाँ हैं वो लगाई गई हैं ज्वारीय तरंगों का यूज़ करने के लिए। और यहीं पर गुजरात का जो ओखा तट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बिंदु पे, यहाँ पर ज्वार की ऊंचाई भारत में सबसे अधिक है। और अगर आप दुनिया की बात करें तो दुनिया में कनाडा के पूर्वी तट, ये कनाडा है अगर, तो कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित नोवा स्कोशिया के पास एक खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार अनुभव किया जाता है, जो होता है 15 से 18 मीटर ऊंचा। ठीक, तो कनाडा के फंडी की खाड़ी में, जो कि कनाडा के पूर्वी तट पर है, उसमें दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार अनुभव किया जाता है 15 से 18 मीटर का। ठीक, अब आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा ज्वारीय भित्ति के बारे में, यानी टाइडल बोर।
अभी तक आप ज्वार और भाटा के बारे में पढ़ रहे थे। ज्वार का मतलब फिर से एक बार जान लीजिए। ज्वार का मतलब होता है समुद्र जल के ऊपर उठ करके आगे बढ़ने को कहते हैं ज्वार, और समुद्री जल के नीचे गिर करके पीछे हटने को कहते हैं भाटा। ठीक। अब यहाँ ज्वार से संबंधित एक शब्दावली है, ज्वारीय भित्ति यानी कि टाइडल बोर। अब ज्वारीय भित्ति क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ पर ज्वार उठा, ये ज्वारीय तरंगे उठी। यहाँ से समुद्र का जल उठा ऊपर की तरफ और आगे बढ़ा तो कोई एक नदी है जो वहाँ आकर के समुद्र में गिर रही है। तो जो नदी का मुहाना होगा ना, उस मुहाने से अंदर की तरफ ये ज्वारीय तरंगे प्रवेश कर जाएंगी। ठीक। उधर से नदी की लहरें भी आ रही हैं। ठीक। आगे जा करके जो नदी का मार्ग है वो संकरा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे नदी का मार्ग संकरा होता जाएगा वैसे वैसे ज्वारीय तरंगों का जो ऊर्जा है वो घनीभूत होती जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ नदी की लहर और इधर से ज्वारीय तरंग दोनों टकराती हैं। तो नदी के मार्ग में ऐसे ऊंची ऊंची लहरें उल्टी दिशा में, यानी कि नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा, नदी इधर से आ रही है ना, तो उल्टी दिशा में आगे बढ़ते इधर से इधर, यानी समुद्र से नदी के मुहाने में, नदी की घाटी में अंदर की तरफ चलती हुई दिखाई देंगी। उसे ही कहते हैं हम टाइडल बोर। दुनिया में सबसे ऊंची जो टाइडल बोर का ऊंचाई है, यानी जो इस लहर की ऊंचाई है, सबसे ऊंचा चीन की एक नदी है कियांगटांग नदी में सबसे ऊंची टाइडल बोर अनुभव की जाती है, जो 9 मीटर ऊंची होती हैं। 9 मीटर की इनकी ऊंचाई होती है यहाँ पर, और स्पीड इनकी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। भारत में भी हुगली नदी में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हुगली नदी में भी टाइडल बोर दिखती हैं। और ऐसे ही आपका इंग्लैंड की जो टेम्स नदी है वहाँ पर भी आपको टाइडल बोर दिखाई देंगे। तो टाइडल बोर का मतलब होता है ज्वारीय तरंगों का नदी की घाटी में प्रवेश कर जाना और नदी की धारा के विपरीत दिशा में एक लहर का बनना। ठीक। इसे आप लोग चाहें तो इससे तमाम रिलेटेड वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ज्वारीय भित्ति के बारे में, ज्वार के बारे में, भाटा के बारे में, इनकी उत्पत्ति और इनसे संबंधित सभी विषयों में समझा पाया होऊंगा। आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक। थैंक यू सो मच।